गुड मॉर्निंग बच्चों। मध्य प्रदेश उच्च उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सीएफटी से किस तरह से हम लोगों ने सीएफटी के थ्रू जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोगों ने पॉसिबल ट्रांजिशन से देखे थे, उनकी स्प्लिटिंग देखी थी, किस तरह से डीडी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग्स पॉसिबल है, उनमें डीडी जो ऑर्बिटल्स थे उनमें किस तरह से स्प्लिटिंग हुई थी, किसकी एनर्जी गैप ज़्यादा था, किसका एनर्जी गैप कम था, और हम लोगों ने वहाँ पर उनकी वेवलेंथ के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम लोग उससे फर्दर उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, उसका नेक्स्ट जो लेक्चर है, उस लेक्चर को कंसिडर करते हुए, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में किस तरह से जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें अगर पॉसिबल ट्रांजिशंस देखें तो हम लोग उनके जो ट्रांजिशंस हैं उनको हम लोग ऑर्गल डायग्राम से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, और उस ऑर्गल डायग्राम के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो जैसे कि हम लोगों ने वहां पर देखा था कि आपको क्वांटम नंबर का जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको होना चाहिए था, जो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि हमारे जो वीपीटी थी और सीपीएफटी थी, उसके पहले वहां पर भी हमारे क्वांटम नंबर जो होते हैं उनका यूज होता है। और यहाँ पर भी जब अभी हम लोग आगे की चीज देखेंगे, टर्म सिंबल्स निकालना सीखेंगे, तो टर्म सिंबल्स में आपको क्वांटम नंबर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाई स्पिन लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि हाई जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं पैरिंग करवा देते हैं, पैरिंग करवाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड किस तरह से पैरिंग करवाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। जब हमारी क्लास खत्म होगी तब तक आप लोगों को D1 to D9 सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे। आप लोग मल्टीप्लिसिटी निकालना जान चुके होंगे, और आप लोगों को टर्म सिंबल्स जो होते हैं जो हम लोग ट्रांजिशंस के लिए यूज करेंगे, और टर्म सिंबल्स का पूरा ज्ञान हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड किस तरह से हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में। तो हाई स्पिन एंड लो स्पिन, स्पिन इट्स मीन दैट कि अगर आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स है, उसका जब हम लोग आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद में जब उसको डिस्कस किया कि भाई हमारे पास में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है जिसमें D1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D1 सिस्टम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, D2 है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का सिस्टम आया है, तो उस सिस्टम में हम लोग फिर उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी स्पिन निकालते हैं। और हमें पता है कि अगर हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्पिन प्लस हाफ होती है, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंगल एक ही ऑर्बिटल में है तो उसकी फिर से प्लस हाफ होती है। बट अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो एक की प्लस हाफ लेते हैं एंड सेकंड की माइनस हाफ लेते हैं। इसलिए अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में हम स्पिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसके लिए हम लोग स्पिन को कितना बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक की प्लस हाफ हो जाएगी, दूसरी की माइनस हाफ हो जाएगी, और अगर दोनों एक ही ऑर्बिटल में हमारे प्रेजेंट हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारा जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर इनका स्पिन जीरो ना हो तो हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें स्पिन हायर होगा उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जिनमें जो उनका स्पिन है वो लो हो जाएगा उसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग जो पूरी यूनिट में देखेंगे वो D1 to D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इन मेटल कॉम्प्लेक्स। एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर टर्म सिंबल्स निकालेंगे, और टर्म सिंबल्स निकालने के बाद में हम लोग उनमें डिफाइन करेंगे कि भाई इनकी ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड टर्म क्या है, टर्म सिंबल क्या है, और इसकी ग्राउंड टर्म्स हमारी क्या आएंगी। और फिर हम लोग जो ग्राउंड टर्म्स हमारी है उन ग्राउंड टर्म्स को, और जो हमारे टर्म सिंबल्स है उनको हम लोग जो क्रिस्टल फील्ड टर्म्स के फॉर्म में देखेंगे कि अगर हमारी टर्म्स डी है तो वो कितने उसकी स्प्लिटिंग होगी, अगर एफ है तो उसकी कितनी स्प्लिटिंग होगी, अगर एस है तो उसमें कितनी स्प्लिटिंग पॉसिबल्स है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में D1 से D9 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें हमारा D1 सिस्टम में किस तरह से होगा, D2 सिस्टम में किस तरह से होगा, D3 सिस्टम में किस तरह से होगा। तो जो आपके फ्रंट पे स्लाइड है उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं D1 सिस्टम। D1 सिस्टम में अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू, अगर उसका जो CFT था, हम लोगों ने CFT में देखा था कि हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें EG ऑर्बिटल्स जो थे डबल डी जनरेट वो
ऊपर चले जाते हैं, जिनकी एनर्जी हायर हो गई थी, एंड T2G ऑर्बिटल्स जो थे उनकी एनर्जी लोअर हो गई थी, वो नीचे आ गए थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर हर एक में D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 टू D9 सिस्टम तक के पूरे के सिस्टम देखेंगे, उनमें हम लोग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग अगर यहाँ पर D1 सिस्टम की बात करें तो D1 सिस्टम में जो आप लोगों को दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल में, हमने 5 ऑर्बिटल्स बनाए हैं, जिसमें ऊपर वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो Eg के हैं, एंड नीचे वाले जो है आपके T2G के हैं। Eg वाले आपके डबल डीजनरेट हैं, T2G वाले आपके ट्रिपली डीजनरेट। यहाँ पर अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका D1 सिस्टम है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी लोअर है। तो जब लोअर एनर्जी वाले में आपका इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले किस में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका DXY में। तो अगर अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, जिसकी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो पैरिंग करवा देते हैं। तो भाई यहाँ पे किसकी पैरिंग करवाएगा, मतलब स्पिन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो दोनों ही केस में आपकी स्पिन जितनी भी आनी है, स्पिन उतना ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करवाए या कुछ भी हो, पैरिंग तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, है ना। तो स्पिन अगर हम लोग बोल रहे थे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी स्पिन होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर 1/2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास में स्पिन कितनी आएगी, 1 आएगी। तो D1 अगर आपसे कोई बोले कि भाई D1 सिस्टम है हमारे पास में, ऑक्टाहेड्रल केस हो या फिर हमारा टेट्राहेड्रल केस है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आप लाओ या फिर वीक फील्ड लिगेंड लाओ, और आप बोलो कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किस तरह से अफेक्टेड करेगा और वीक फील्ड लिगेंड किस तरह से अफेक्टेड करेगा, तो ये कोई इसका मतलब एक ऐसा मैटर नहीं है कि भाई वहां पर चेंज होगी, क्योंकि स्पिन यहाँ पर चेंज होगा। तो D1 सिस्टम के लिए आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ले या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ले, हमेशा आपका जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही आपको मिलेगा। इस तरह से D2 सिस्टम अगर हमारे पास में है, तो D2 सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा, आपको आपके सामने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो ऑर्बिटल्स है उनको स्प्लिट किया हुआ है। यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे किसमें, Eg T2G में, एंड इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इंटर इन द Eg ऑर्बिटल। बट यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर आप कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, तो आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन से क्या करवा देगा, पैरिंग करवा देगा। जब उनकी पैरिंग हो जाएगी, तो पैरिंग होने से क्या होगा, उसकी स्पिन जो स्पिन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों अनपेयर्ड है तो आपका स्पिन कितना आएगा, हम लोग बोलते हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1/2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो क्या करवाएगा, भाई पैरिंग करवा देगा। पैरिंग करवा देगा तो स्पिन कितने हो गए, 0। तो यहाँ पर D2 सिस्टम में जरूर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका है वो उसको अफेक्टेड कर सकता है, इन टेट्राहेड्रल केस एंड इन ऑक्टाहेड्रल केस, दोनों केसेस में। तो ये आपका आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे तो टर्म सिंबल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे, वो आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। D3 सिस्टम में ऑल्सो आप देख लो कि अगर D3 सिस्टम हमारे पास है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2G ऑर्बिटल में जाएंगे। एक DXY में चला जाएगा, दूसरा DYZ में चला जाएगा, तीसरा DZX में चला जाएगा। जबकि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो कहाँ पर जाएंगे, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे Eg में चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में चला जाएगा। पर दोनों ही केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है हमारे, तो कैसे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने का कारण आपको पता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुए तो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है तो क्या करवाएगा, पैरिंग करवाएगा। पैरिंग करवाएगा तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करो, 3 इलेक्ट्रॉन से 2 की पैरिंग करवा दी, फिर भी रिमेनिंग तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है ना उसमें। जब हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो स्पिन तो आएगा उसका, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल में भी ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी क्या होता है, एनर्जी गैप हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उनमें हमारा एनर्जी गैप कम हो जाता है, तो यहाँ पर तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो D3 सिस्टम में आपकी स्पिन हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, इन ऑक्टाहेड्रल केस, इन टेट्राहेड्रल केस, बोथ केसेस। बट अगर D4 सिस्टम में हम लोग बात करें, तो D4 सिस्टम में आपके जब हम लोगों ने देखा कि भाई E2 जो हमारा E2G है, उसमें ऑक्टाहेड्रल केस में E2G में 3 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, भाई 1 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हमारा T2G में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे T2G में नीचे हैं, वो क्या कर, उनकी जो पेयरिंग हो पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल उनकी पेयरिंग पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो भाई दो पेयरिंग करवा देंगे। मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन शो करेंगे, while in the case of strong field ligand ये कैसा शो करेंगे, ये लो स्पिन शो कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। टेट्राहेड्रल केस में भी हमारी सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर
ओके, D5 के केस में अगर हम लोग देखें तो अब आप D5 के केस में, अच्छा D1 D2, जो D1 था उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल थे, D2 में ट्रांजिशन पॉसिबल थे, D3 में ऑल्सो ट्रांजिशन पॉसिबल थे, बट इन केस ऑफ D5 क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल होगी? क्यों? अभी हमने जब एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में क्या होता है, क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है, कि एक क्वांटम नंबर से दूसरे क्वांटम नंबर, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है तो उसका क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे D5 के केस में, तो D5 के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखोगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखोगे, दोनों ही केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में जो आपकी स्पिन है वो सेम होगी। पॉसिबल ट्रांजिशन हो गई नहीं, क्योंकि ऊपर तो वैकेंट ही नहीं है ना, तो D5 के केस में आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब जब हम लोग ऑर्गल डायग्राम देखेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि भाई D5 में मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पर हमारे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है ना। तो D5 के केस में ट्रांजिशन पॉसिबल क्यों नहीं है वो हम लोग कहां पर देखेंगे, जब हम लोग ऑर्गल डायग्राम देखेंगे D5 सिस्टम का। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ कि D5 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो D5 सिस्टम है उसमें आप ऑर्गल डायग्राम के थ्रू ट्रांजिशंस नहीं बता पाओगे, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भाई क्या करवा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपकी पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाने में क्या करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा, और पेयरिंग करवाने के बाद में क्या करेगा वो, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स है वो किस हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाएंगे। बट वीक फील्ड लिगेंड तो वैसा नहीं करवा पाएगा। बट लो पेयरिंग होने के बाद भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह गया है जो अनपेयर्ड है, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा आपका, हाई स्पिन दिखेगा, ठीक है। D6 सिस्टम में ऑल्सो ट्रांजिशन पॉसिबल है, ऑब्वियसली हो सकते हैं भाई। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइटेड होकर के जा रहा है तो पेयरिंग हो जाएगी ऊपर, या तो इस केस में पॉसिबल है टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी, दोनों ही केस में हमारे पास में D6 सिस्टम में जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल हमारे हैं। तो ये यहाँ पर D6 सिस्टम में भी हमारे पास में ट्रांजिशन पॉसिबल है इन टेट्राहेड्रल केस एंड ऑक्टाहेड्रल केस। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की, तो बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो पेयर्ड होने के बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स की जो कैसे हो गए, लो स्पिन हो गए। तो डिपेंड करेगा भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी। तो दोनों केसेस यहाँ पर पॉसिबल। D7 सिस्टम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के माइंड में ये जो हम लोग देखेंगे ना कि ऑर्गल डायग्राम D1 to D9 सिस्टम, तो ये पूरा पिक्चर्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सारी सारी पिक्चर्स जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी आप लोगों को ऑर्गल डायग्राम समझ में नहीं आएगा, जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उनमें हम लोग देखेंगे कि कितने कितने हमारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, वो आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए D1 सिस्टम हमने देखा, D2 सिस्टम देखा, D3 देखा, D4 देखा, D5 देखा, D6 देखा एंड D7, इस तरह से हम D9 सिस्टम तक देखेंगे। तो D9 जो आपका D7 सिस्टम है इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या हो रहा है कि भाई Eg जो हमारा ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड T2G जो है हमारा उसकी एनर्जी कम है, उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो भैया पेयरिंग करवा देगा, बट पेयरिंग करवाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हमारा रह जाता है, उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। टेट्राहेड्रल केस में भी ऐसे होगा और ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे ही हमारे। D9 सिस्टम में हम लोग देखें तो भाई D9 सिस्टम में भी हमारा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो D9 सिस्टम के बाद में अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कॉम्प्लेक्सेस में जो और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है वो किस तरह से उनको प्रभावित करते हैं। टर्म सिंबल्स क्या है, टर्म सिंबल्स सबसे पहले हम लोग देखें टर्म सिंबल्स है क्या। टर्म सिंबल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टर्म सिंबल्स ऐसा डेटा जो हमें उस एटम, उस आयन, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल मेटल आयन या उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन की इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग उसका टर्म सिंबल कहते हैं। ये टर्म सिंबल्स जब हम लोग निकालते हैं तो ये या तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या फिर हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, दोनों सिस्टम के लिए हम लोग इसको निकालते हैं। बट इसमें जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो कौन करता है, क्वांटम। तो टर्म सिंबल्स को हम लोग किसके फॉर्म में निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एंगुलर मोमेंट पता है तो आप उसका टर्म सिंबल क्लासिफाई करोगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले वही बोला है, इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एन एटम आयन टर्म सिंबल स्पेसिफाई अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स स्टेट ऑफ एन एटम आयंस इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाय ब्रीफिंग द क्वांटम नंबर फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द दैट एटम। उस एटम के क्वांटम नंबर जो एंगुलर मोमेंटम है उसके थ्रू हम लोग उसको डिफाइन कर पाते हैं। अब ये हम लोगों के पास में कैसे आता है, तो हम लोग इसके लिए जो टर्म सिंबल्स हैं उसके लिए हम रसल सॉन्डर्स कपलिंग को देखते हैं। रसल सॉन्डर कपलिंग क्या होती है, एल जो एंगुलर मोमेंटम है, एस जो स्पिन मोमेंटम है, उन दोनों मोमेंटम की कपलिंग होती है। उस कपलिंग की वजह से जो एटम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग टर्म सिंबल निकालते हैं और टर्म सिंबल को हम लोग उसके लिए डिफाइन करते हैं। तो टर्म सिंबल हमें क्या बताता है, ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट एटॉमिक स्टेट में भी रिप्रेजेंट बाय दियर टर्म सिंबल। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में कोई एटम है, उस एटम की दो ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैं टर्म सिंबल के थ्रू कर सकता हूं। तो किस तरह से हम लोग टर्म सिंबल्स को डिफाइन करेंगे, तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको टर्म सिंबल का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि टर्म सिंबल है क्या। टर्म सिंबल किसी भी एटम, आयन या किसी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन का एंगुलर मोमेंटम के थ्रू जनरेट एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एटम आयन की स्टेट्स, जो ट्रांजिशन स्टेट्स है, उन स्टेट्स को हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि टर्म सिंबल हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप जो डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट है, इसमें मैंने यहाँ पर जो डिनोटेड किया है वो 2s+1 LJ डिनोटेड किया। इसमें L है वो आपका टर्म सिंबल है। इट्स मीन ये जो L है ना, इसको हम डिनोटेट करते हैं टर्म सिंबल के लिए। इस L की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और ये क्या होता है, हमारा टर्म सिंबल होता है। इस टर्म सिंबल में जो हमारा 2s+1 है वो है मल्टीप्लिसिटी, एंड एल है जिसे हम टर्म बोलेंगे वो टर्म है हमारी एंगुलर मोमेंटम, जो कहां से आएगी, हमारी एंगुलर मोमेंटम से आएगी। एंड जे क्या है हमारा यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम कहां से मिलता है हम लोगों को, एल एस की कपलिंग से। भाई एल एस की कपलिंग हो रही है मतलब पॉजिटिवली हो रही है या फिर नेगेटिवली हो रही है, इससे हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आपका एल एंड एस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो दोनों ही जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिलती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर जब टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे तो टर्म सिंबल में हम लोग देखते हैं कि जो एल है वो हमारी टर्म होगी और किससे आएगी, हमारी एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम है जो हमें कहां से मिलेगा, एल और एस से मिलेगा। और एम क्या है, यहाँ पर एम है हमारी मल्टीप्लिसिटी, और वो किससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्पिन क्वांटम नंबर 2s+1 से हम लोग उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले हम लोग निकालना सीख लें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि भाई हमारी टर्म कौन कौन सी है। जैसे कि अगर एंगुलर मोमेंटम मेरा किसी सिस्टम के लिए 0 आता है, सपोज दैट कि मैंने D1 सिस्टम निकाला, उसके लिए मेरे लिए एंगुलर मोमेंटम मेरा 0 आ गया, तो टर्म कौन सी हो जाएगी, मेरी एस टर्म होगी। अगर उसके लिए मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, 1 आता है, तो उसके लिए टर्म P हो जाएगी। अगर एंगुलर मोमेंटम मेरा 2 आता है तो उसके लिए D हो जाएगी। अगर एंगुलर मोमेंटम मेरा 3 आता है तो वो F हो जाएगी। एंड जब मैं अगर किसी सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर मेरी 4 है तो टर्म कौन सी हो जाएगी, आपकी G हो जाएगी। इस तरह से तो आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आप टर्म सिंबल निकालना चाहते हो तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, बीबीटी के आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था बीबीटी, जब प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा कि बीबीटी जो होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, उसके थ्रू हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो क्वांटम नंबर जब आप लोग निकाल देते तो क्वांटम नंबर में आप लोग इसी तरह से निकाल देते कि आप फिलअप कर देते कि भाई हमारे पास में अगर डी ऑर्बिटल है तो वहाँ पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके लिए +2 वैल्यू होगी, दूसरा जाएगा इसलिए +1 होगी, तीसरे के लिए 0 होगी। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एल निकालना सीखेंगे हम लोग, फिर एल जैसे हमारा निकलेगा, एल स्टैंड्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम, एल जैसे हमारा कैलकुलेट होगा तो फिर हम लोग सीखेंगे क्या, उसकी टर्म्स। हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, हमने उसकी टर्म को डिफाइन कर दिया। जैसे हम टर्म को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद में हम लोग उसकी टर्म को डिफाइन करने के बाद में जो भी इसकी वैल्यूज है, स्पीड, मल्टीप्लिसिटी और सारी वैल्यूज, उन वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेशन
the angular momentum for D1 system. D1 system इट्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन D में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसलिए मैं प्रीवियस में आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि D1 सिस्टम जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमारा वन इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन D1 सिस्टम क्या होगा, आपका D1 होगा। अगर मैं इसका जो क्वांटम नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करते थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका डेटा निकालता हूं तो मेरे पास में किस तरह से लिखूंगा, पहला जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा, हमारा वन इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसमें वन इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एल की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, एल की वैल्यू 2 हो गई। और एल की वैल्यू 2 होने की वजह से जैसे मैंने अभी प्रीवियस अभी इसी स्लाइड में आपको बताया कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी होगा, एल की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो डी होगा। इसी तरह से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि एल की वैल्यू 2 आई, इट्स मीन टर्म कौन सी हो गई हमारी, डी टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप टर्म निकालना सीखे, अगर D1 सिस्टम है तो हमारी टर्म कैसे निकालेंगे, D2 सिस्टम है तो टर्म कैसे निकालेंगे। चलो एक एक हम लोग देखते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर TiH2O जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूँ तो इस कॉम्प्लेक्स में मेरा जो टाइटेनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखोगे तो क्या शो करेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो क्या होता है, ऑर्गन ऑर्गन 18 हो गया, फिर 3d 2 एंड 4s 2। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे आपके, डी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए, +2 आ गई। +2 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब कौन सा सिस्टम हो गया, D2 सिस्टम हो गया। अब D2 सिस्टम आपका जब ये हो गया तो इस D2 सिस्टम के केस में आप क्या कैलकुलेट करोगे, एल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता तो कितनी वैल्यू आ रही थी आपकी, +2 आ रही थी। अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एंड +1 सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। और हमने अभी अभी तो देखा था कि अगर आपकी वैल्यू 0 है तो आप लोग क्या लोगे, एस एस टर्म लोगे। अगर आपकी वैल्यू 2 है तो 1 है तो आप पी टर्म लोगे, 2 है तो आप डी लोगे, और अगर 3 है तो आप कौन सी टर्म लोगे, एफ टर्म लोगे। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आई, मतलब टर्म कौन सी हो गई आपकी, एफ टर्म हो गई। आपने ये टर्म निकालना सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखा हमने कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 होता है, जहाँ पर इस s क्या है, s स्टैंड्स टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। या जब आपने क्वांटम नंबर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो उस समय आप लोगों ने देखा है कि भाई s क्या है हमारा, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू मल्टीप्लाई विद 1/2। तो हमने वही किया यहाँ पर कि मल्टीप्लिसिटी m इक्वल्स टू 2s+1 is टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, एंड s इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/2 इनटू n। n क्या होगा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो D1 सिस्टम में आप लोग निकाल सकते हो। D1 सिस्टम में अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को तो क्या होगा आपका s इक्वल्स टू 1/2 इनटू n। n कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 1 है, तो आपकी स्पिन 1 हो गया। अब आप बस यहाँ पर क्या करोगे, पुट अप कर दो, 1/2 इनटू 1 इक्वल्स टू 1/2। तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, अगर s की वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। 1/2 को आप 2s+1 में पुट अप कर दो तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 इनटू 1/2 प्लस 1, मतलब स्पिन जो आपकी मल्टीप्लिसिटी वो कितनी आ गई, 2। ठीक है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसका कि हम लोगों ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट कभी कभी जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और हमें जल्दी से उसको सॉल्व करना होता है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 अगर करते हैं तो भी हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाती है। पर ये हमेशा एक केस आपका ट्रू नहीं होगा, कहीं कहीं पर इसके एक्सेप्शंस हैं। अनदर एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, एक क्रोमियम का हमने एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे पास में हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर सबसे पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ में जो इसमें आपका सिस्टम अपीयर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कौन सा सिस्टम होगा, D3 सिस्टम। D3 सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, सेकंड वन दूसरे ऑर्बिटल में, और थर्ड वन तीसरे ऑर्बिटल में। तो अगर आप क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले के लिए आपकी जो
L की वैल्यू है वो +2 हो गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो गई और तीसरे के लिए 0 हो गई। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया आपके यहाँ पर 3 हो गया, और टोटल एंगुलर मोमेंटम 3 हो गया किसके लिए, कौन सी टर्म है आपके लिए यहाँ पर, डी टर्म है यहाँ पर, डी 3 टर्म है उसके लिए। पर हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो हमारे पास में टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एन, एन क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करूंगा 1/2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इस वैल्यू को मैं पुट अप करूंगा किसमें, मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में, जो क्या होता है 2s + 1 होता है, तो 2 इंटू 3/2 + 1, तो टोटल जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आ गई मेरी, वो 4 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम J की वैल्यू निकालते हैं। J क्या है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, और अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस है। एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है किसमें, हमारे ऑर्बिटल्स में, जिनको हम लोगों ने क्वांटम नंबर से हम लोग निकालना सीखे थे, उससे हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम किससे डिफाइन किया जाता है, एल एस कपलिंग से। एल एस कपलिंग, एल एंगुलर मोमेंटम एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर, इन दोनों की जो कपलिंग होती है उससे आप डिफाइन कर पाओगे टोटल एंगुलर मोमेंटम को। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, L प्लस एस एंड L माइनस एस। L प्लस एस अगर हमारा जो एंगुलर जो कपलिंग है, L प्लस एस की जो कपलिंग है वो कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जो कपलिंग है उसका डेटा हमारा पॉजिटिव आ रहा है। एंड अगर वो कपलिंग हमारी नेगेटिव होती है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, L माइनस एस। अब ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई कब हम L प्लस एस करेंगे, कब हम L माइनस एस करेंगे, मतलब कब हमारी जो कपलिंग हो रही है और मेटल आयंस में वो पॉजिटिव हो रही है, और कब हमारी जो कपलिंग हो रही है मेटल आयंस में वो नेगेटिव हो रही है, ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि D1 to D9 जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, उस D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में किस तरह से टर्म सिंबल आएंगे, किस तरह से पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, वो ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो J की वैल्यू है, J टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसको सिर्फ हम लोग d ऑर्बिटल की टर्म्स में बात करेंगे। तो हमारी जो पॉजिटिव कपलिंग होती है वो कब होती है, व्हेन d ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड। मतलब d ऑर्बिटल में मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मिनिमम कितने, हाफ कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब हमने बोला कि व्हेन d ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड, जब वो हाफ फिल्ड से ज्यादा भरा होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उस कंडीशन में हमारी जो कपलिंग होती है कैसी होगी, पॉजिटिव कपलिंग होगी, जिसमें L प्लस एस हमारा क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, जिससे जो J की वैल्यू होगी हमें पॉजिटिव मिलेगी। इन द केस ऑफ व्हेन d ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड, तो हम लोग जो J की वैल्यू निकालेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, वो हम L माइनस एस के थ्रू निकालेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम J फॉर हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो इसके लिए अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोगों ने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से हमारे पास में सिस्टम D3 हो जाएगा। D3 सिस्टम होने की वजह से जो L की वैल्यू है टोटल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +2, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए +1 एंड जो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 0, तो L की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, L की वैल्यू हो गई हमारी टोटल यहाँ पर 3। और 3 के लिए जो हमारी टर्म आती है वो टर्म हमारी कौन सी होती है, एफ टर्म होती है, एफ टर्म हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हम लोग कोई फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे, कौन सा, 2s+1, और 2s+1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू 3/2 हमारी स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर इसके बाद में हम लोग जब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे इसकी, तो हमारी कितनी आएगी, वो 4 आएगी। ठीक है, जे यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है। When लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, L माइनस एस करेंगे, जिससे हम लोगों के पास में J की वैल्यू कैलकुलेट होगी। एक अनदर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हेक्सासाइनो आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो आयरन है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कौन सा सिस्टम आता है, इन D6 सिस्टम आता है। D6 सिस्टम होने की वजह से हमारे पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले एल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो एल की वैल्यू कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पहले ऑर्बिटल में, उनके लिए एल की वैल्यू 4, सेकंड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए +1 एंड थर्ड में 0, फोर्थ में -1 एंड फिफ्थ में -2। तो इस तरह से एल की वैल्यू कितनी आती है, हमारी टोटल एल की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है। 2 एल की वैल्यू के लिए हमारी जो टर्म होती है कौन सी होती है, डी टर्म होती है। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 2s+1, जिसमें 2 s जो होगा हमारा उसके लिए 1/2 अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू निकालेंगे, क्वांटम नंबर के थ्रू, जो हमारे कितने होंगे 4 है यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 2 + 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा जो मल्टीप्लिसिटी है वो 5 आ रही है। j की वैल्यू l - s, तो हमारे पास l की वैल्यू 2 थी, s की वैल्यू 2 थी, तो j कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर हमें जल्दी फटाफट कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, उसमें अगर हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स +1 करते हैं तो हमारे पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो टर्म आएगी वो हमारी हो जाएगी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इन Fe + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 5d0। जो हमने अभी तक यहाँ पे टर्म्स निकालना सीखा कि भाई S होता है हमारा, P होता है, D टर्म होता है, F टर्म होता है, G टर्म होता है, H टर्म होता है, I टर्म होता है, जो हम लोगों ने L की अलग अलग वैल्यू के लिए निकाला था कि हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर L की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, L की वैल्यू अगर 0 है तो मैं S टर्म लूंगा, है ना, अगर L की वैल्यू मेरे पास में 1 है तो मैं P टर्म लूंगा, अगर L की वैल्यू मेरे पास में 2 है तो मैं D टर्म लूंगा, अगर L की वैल्यू मेरे पास में 3 है तो F टर्म एंड फर्दर इसी तरह से हम लोग इसका देखते हैं। तो ये हमारे पास में दरअसल की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हमारे पास में आ जाती है SPDFGHI। ये इनको आप ऑर्बिटल से कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये ऑर्बिटल्स नहीं है, ये टर्म्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स नहीं है। जैसे हम लोग जहाँ पर ऑर्बिटल्स के लिए लिखते थे कि स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, इस तरह से, वो ये नहीं है। इनको कैपिटल्स में, कैपिटल लेटर्स में हम लोगों ने डिनोटेट किया है। ये क्या है, आपकी सारी टर्म्स हैं। तो ये हमारे टर्म्स हो गया। फर्दर ये टर्म्स किन किन कंपोनेंट में, क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट में डिवाइड होती है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। एस जो आपकी टर्म है हमेशा A1G में स्प्लिट होती है। इट्स मीन सिर्फ एस जो और आपकी टर्म आती है वो सिर्फ उसमें एक ही आपकी क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है A1G। इसका जब एग्जांपल आएगा नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन D5 सिस्टम में हम लोग जब इसका ऑर्गल डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में टर्म आती है कि भाई S आपकी टर्म है, उस S टर्म में अगर A1G है तो उसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस नहीं होते, इसलिए हम लोग वहाँ बोल देते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल टू ड्रॉ द ऑर्गल डायग्राम फॉर D5 सिस्टम। अगर हम लोग यहाँ पे P टर्म की बात करें तो P टर्म इज ऑल्सो possess only one crystal field component T1G एंड डी टर्म, डी ऑर्बिटल में भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा डी ऑर्बिटल कितने उसमें स्प्लिट हुआ था, 2, एक हमारा Eg एंड सेकंड वन T2G। तो वही हम लोग बोल रहे थे उस समय, मैंने आपसे बोला था प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब डी ऑर्बिटल्स हमारा स्प्लिट हुआ है तो दो जो लेवल से उनमें स्प्लिट हो गया था। एक को हम लोगों ने Eg बोल दिया था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी और दूसरे को हमने T2G बोल दिया था जिसकी एनर्जी कम थी। तो वो यही टर्म्स हैं। भाई डी है, अगर डी टर्म है तो वो किस तरह से, एक डबली डिजेनरेट Eg एंड एक ट्रिपलेट डिजेनरेट T2G ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा। मतलब दो टर्म्स जो होगी क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट्स दो मिलेंगे हम लोगों को, Eg एंड T2G। इन द केस ऑफ F टर्म ये 3 लेवल्स में स्प्लिट होते हैं, T2G प्लस T1G प्लस T2G। तो यहाँ पर 3 टर्म्स में ये स्प्लिट हुए हैं हमारे पास में। जब हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करेंगे F टर्म के लिए तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि भाई हमारा जो D है, जो F है, वो F किस तरह से A2G, T1G, T2G में स्प्लिट होता है। एंड अगर G टर्म कभी हमारी आती है तो उस टर्म में, वैसे हमारे D1 to D9 सिस्टम में G टर्म अभी जो हम नॉर्मल एग्जांपल्स लेते हैं उनमें नहीं आती है, बट कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई अगर आपकी जो जी टर्म है तो जी टर्म कितने क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, तो 9 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, A1G, EG, T1G एंड T2G। इसी तरह से H टर्म हमारी जो होती है वो 11 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, EG, T1G, T1G एंड T2G। यहाँ पर T1G टू टाइप्स के T1G है, T1G एंड T1G एंड T2G। तो T1G एंड T1G एक P की वजह से होगा और एक F की वजह से होगा। एंड इन अगर हमारे पास में 13 जो I है, I टर्म आती है तो I टर्म के लिए हमारे जो कंपोनेंट्स है वो 13 कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर पाते हैं।
इस जो सारा मैटर है आप लोगों को जेम्स हुई और एफ अल्बर्ट कॉटन इन बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ डिस्क्राइब, आप डिटेल्स में इनको वहाँ से भी और ज़्यादा पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए, जिसे मैंने बोला था कि टर्म्स फॉर D3 सिस्टम इन लो स्पिन इज, तो लो स्पिन में अगर D3 सिस्टम है तो टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, तो हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया कि भाई 4F होगी या 4D होगी, 3D होगी, 2D होगी या 3F होगी। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास में कितने होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू +2 होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 होगी, तीसरे के लिए 0 होगी। एल इक्वल टू कितना हो गया हमारा, +2 एंड +1 3 हो गया, एल इक्वल टू 3 हो गया, एल इक्वल टू 3 के लिए कौन सी टर्म हो जाएगी हमारी, एफ टर्म हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2s+1, उससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। 2s+1 से s की वैल्यू कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास में, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/2 इंटू एन की वैल्यू 3 है तो 1/2 इंटू एन मतलब 3/2, और इसको हम अगर मल्टीप्लिसिटी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। वैसे भी मैंने अभी आपको इसके लिए फास्ट करने के लिए मैंने एक बताया कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उनमें अगर आप एक ऐड कर देते तो आपको उसकी टर्म मिल जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही हम लोगों ने किया है कि अगर हमारे पास में D3 सिस्टम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास में 3 हो गए, बस n+1 करोगे तो आपके पास में टर्म आ जाएगी। बट मैनुअली अगर आप जाओगे, अगर एग्जाम में मैनुअली आप लिखोगे तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको करना है 2s+1 इक्वल्स टू m, तो वहां से आपको कैलकुलेट करके इसको डिस्क्राइब करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4f। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने फ्रेम किया है यहाँ पर, मल्टीप्लिसिटी फॉर D5 सिस्टम इन लो स्पिन केस इज कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे कि आपने यहाँ पर लो स्पिन की बात क्यों की, जब सारी चीजें हैं तो क्यों, क्योंकि हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नहीं दिया गया तो हम लोग लो स्पिन हाई स्पिन की बात करें, हमें यहाँ पर D5 सिस्टम दिया गया तो D5 सिस्टम में भाई हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। तो D5 सिस्टम है, बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके 5 होंगे, 2s+1 से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही n+1 का अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग D1 D6 D4 एंड D9 जो सिस्टम्स हैं उन ऑर्गल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग D2 D3 D7 एंड D8 सिस्टम ऑर्गल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। इसके पहले कि जो हमारे ये जो कंटिन्यू वाला लेक्चर है ये और प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।